हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के किसी कंसेशनरी एग्रीमेंट के तहत कोई एक्सप्रेसवे डेवलप किया और ये एक्सप्रेसवे एक लीज एग्रीमेंट के बतौर डेवलप किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो एक्सप्रेसवे की कॉस्ट है, क्या एसएससी उसके ऊपर सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा या एसएससी उस पर एमोटाइजेशन क्लेम कर सकता है एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही इशू मुंबई आईटीएटी की ई बेंच के सामने एक केस हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। यह केस 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 46 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने एक एक्सप्रेसवे डेवलप किया और ये एक्सप्रेसवे एसएससी ने एक बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस के आधार पर डेवलप किया। एसएससी का स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक कंसेशनरी एग्रीमेंट था कि एसएससी एक एक्सप्रेसवे डेवलप करेगा और जब एसएससी ने ये एक्सप्रेसवे डेवलप कर लिया तो एसएससी ने अपनी बुक्स में इस एक्सप्रेसवे की कॉस्ट पर सेक्शन 32 के अंदर 15% से डेप्रिसिएशन क्लेम किया। एसएससी का यह कहना था कि वो कोई भी एसेट जो कि एसएससी के बिजनेस के में यूज होता है उसको प्लांट माना जाना चाहिए और इसलिए एसएससी ने उस पर 15% डेप्रिसिएशन क्लेम किया। अल्टरनेटिवली एसएससी का यह कहना था कि यदि इस पर मुझे 15% डेप्रिसिएशन एज ए प्लांट नहीं मिलता तो यदि इसको बिल्डिंग ट्रीट किया जाए तो एज ए बिल्डिंग इस पर 10% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए और यदि इसको इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करती है रेवेन्यू अथॉरिटी तो मुझे 25% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो रोड डेवलप की गई है वो एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर एक लीज एग्रीमेंट के तहत डेवलप की गई है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और बीच में जो हाईवे अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर ऐसी परिस्थिति के अंदर 18 सालों के बाद जो रोड है वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जानी है और क्योंकि एसएससी के पास इस रोड का ऑनरशिप नहीं है तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 32 एप्लीकेबल नहीं होता और किसी भी परिस्थिति में एसएससी को ना तो 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ना ही 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और ना ही 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स मिलना चाहिए। इसके अल्टरनेटिवली असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी को प्रेजेंट केस के अंदर 18 सालों के अंदर 1/18 करके ये सारा का सारा रोड का एक्सपेंडिचर जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर मिलना चाहिए और इसकी आवाज में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 9, जो कि 23 अप्रैल 2014 को आया था। तो उसके मुताबिक एसएससी 1/18 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एलिजिबल है। इसी मुद्दे पर ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जो टोल रोड्स हैं और जो टोल ब्रिजेस हैं वो टेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आते। यदि हम एक्सप्लेनेशन 3A टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज II पढ़ते हैं और इसी तरीके से ना ही टोल रोड्स और टोल ब्रिजेस एक इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन 3B और सेक्शन 32 के मुताबिक है। तो पूरे केस से ये बात सामने निकल के आती है कि यदि एसएससी किसी एसेट का ऑनर नहीं है तो उस परिस्थिति के अंदर एसएससी को उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो रोड थी वो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर होनी थी और वो लीज एग्रीमेंट था। तो सीआईटी अपील ने भी जो असेसिंग ऑफिसर था उसके ऑर्डर को अपील रखा था, जिसको ट्रिब्यूनल ने भी अपील रखा और ये कहा कि एसएससी को डेप्रिसिएशन ना मिल करके जो रोड का एमोटाइजेशन मिलेगा एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 46 पर रिपोर्ट हुआ मैटर मुंबई ITAT की ई बेंच ने अपने एक जजमेंट में जो कि 17 सितंबर 2024 को आया उसमें डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।